आरएसएस का जो विचारधारा है वो लोग कभी नहीं चाहती है कि लोगों को आरक्षण दिया जाए, जो भी यहाँ के बहुजन है उनको आरक्षण दिया कैसे जाए। नहीं, वो तो कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। नहीं, तो ये तो गैर संवैधानिक हो गया ना, क्योंकि जो आरक्षण जो दिया जाता है उसका पैमाना आर्थिक है ही नहीं, वो तो सामाजिक और शैक्षणिक है। लेकिन हम तो मानते हैं कि भाजपा जो है वो हिंदू विरोधी पार्टी है। वो तो सिर्फ मीडिया में ऐसा दिखाती है ना, पोलराइज करने के लिए, लोगों का वोट देने के लिए। लेकिन हम कैसे बोल दें कि ये हिंदूवादी पार्टी है, जब यहाँ के दलित जब सवाल करते हैं तो उनको नक्सली बोल दिया जाता है। यहाँ के जब आदिवासी सवाल करते हैं तो उनको नक्सली बोल दिया जाता है। यहाँ के जब पिछड़े जो पंजाबी है वो जब आंदोलन करते हैं तो उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। तो मतलब हिंदूवाद का चेहरा सिर्फ चुनावी राजनीति का है। हाँ, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। ये लोग तो दलित को भी और आदिवासी को भी हिंदू बोलते हैं, तो फिर जब दलित के उत्पीड़न का मामला आता है तो क्यों नहीं ये लोग सड़क पे उतरते हैं? कभी नहीं उतरते हैं। अच्छा, मतलब आप 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे ये भी दावा करते हैं? हाँ, करते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। अरे अभी वाले जो प्रधानमंत्री है उनके पास कुछ नहीं है। मेरे पास तो 2 पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री है, वो फर्जी डिग्री लेकर के आए हैं और चाय वाला खुद को बोलते हैं, जबकि अगर चाय वाकई में बेचे हैं तो वो केतली तो म्यूजियम में रखना चाहिए था ना, कि प्रधानमंत्री इस केतली से चाय बेचे। तो वो तो सिर्फ झूठ बोल करके जो है सत्ता में आए हैं और लोगों का इमोशन के साथ खेलते हैं, मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। देश में जाति और जातिवाद को लेकर बहस हमेशा छिड़ती ही रहती है। हर बार कोई ना कोई नेता, हर बार कोई ना कोई चर्चित चेहरा जातिवाद को लेकर कुछ ना कुछ ऐसे बयान दे देते हैं या जाति को लेकर ऐसे बयान दे देते हैं, इसके बाद बहस लंबी हो जाती है। कुछ दिन पहले ही मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि भगवान ने जातियां नहीं बनाई हैं, जब बल्कि पंडितों ने जातियां बनाई हैं या लोगों को जाति में बांटा। फिर इस पर जब बवाल हुआ तो बहस आगे बढ़ी और फिर मोहन भागवत के समर्थकों ने पंडित मतलब ज्ञानियों की बात की है, पढ़े लिखे लोगों की बात। फिर एक सवाल उठा कि अगर पंडित मतलब ज्ञानियों की बात हो रही है तो बाबा साहब के आगे पंडित क्यों नहीं लगा, जबकि वो ज्ञानी थे। महात्मा गांधी के आगे पंडित क्यों नहीं लगा, वो भी ज्ञानी थे। पंडित लगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के आगे, पंडित लगा पंडित मदन मोहन मालवीय के आगे। दोनों जाति से भी पंडित थे और ज्ञानी भी थे। तो ऐसे कई बहस हुई, बहस चल ही रहा है, अभी तक विवाद चल ही रहा है। इस देश के अंदर जाति जो है वो आज से नहीं, बहुत पुरानी है और वो जाति ही नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ जो व्यक्ति हैं, नाम है तुषार अभिराज, और 85% लोगों का नेतृत्व करते हैं। 85% लोग कहने का मतलब है वो लोग जो बहुजन है, यानी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का नेतृत्व करते हैं। इनसे बात करने का कारण यह है कि हम जानना चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो जाति की जड़ें इतनी मजबूत हैं, उस पर इनका क्या कहना है। युवा है इसलिए इनका क्या कहना है। दूसरा, ये खुद को 2029 में प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर देखते हैं और ये कहते भी हैं दावे के साथ कि हम प्रधानमंत्री 2029 में बनेंगे। इनसे बातचीत में ये बात समझ में आई और ये जो बता रहे थे वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तुषार, आपका बहुत बहुत स्वागत, जोहार है हमारे चैनल में। सबसे पहला सवाल ये है तुषार, मतलब सवाल के हम बातचीत में सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि मोहन भागवत का जो बयान रहा है उसको लेकर आप क्या? देखिए, मोहन भागवत का जो बयान था, वो जो चीज सोच करके वो बयान दिए उसका विपरीत हो गया। ठीक है, 1989 में जब मंडल कमीशन जब लागू हुआ था, वीपी सिंह जी उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, तो जब वो लागू हुआ था तो 110 से अधिक स्वर्ण छात्रों ने रोड पर आकर के खुद को आग के हवाले कर दिया, जिसमें बहुत सारी जाने भी गई थी। ठीक है, तो ये आरएसएस का जो विचारधारा है वो लोग कभी नहीं चाहती है कि लोगों को आरक्षण दिया जाए, जो भी यहाँ के बहुजन है उनको आरक्षण दिया कैसे जाए। नहीं, वो तो कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। नहीं, तो ये तो गैर संवैधानिक हो गया ना, क्योंकि जो आरक्षण जो दिया जाता है उसका पैमाना आर्थिक है ही नहीं, वो तो सामाजिक और शैक्षणिक है। ठीक है, और 1989 में जब मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो जब सारे के सारे 85% बहुजन एक हो रहे थे, तो उसके अगेंस्ट में ये जो है आडवाणी जी राम रथ यात्रा निकाल दिए ताकि हिंदू को वापस से एकजुट किया जाए। वही सेम चीज अभी हुआ। चंद्रशेखर जी का बयान आता है, जो बिहार के शिक्षा मंत्री है, वो बोलते हैं कि रामचरितमानस में और मनुस्मृति में शूद्रों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत ही जो है खराब खराब चीज लिखा हुआ है, जो कि सच्चाई भी है। ठीक है, तो अब उसके बाद मोहन भागवत को ऐसा लगा कि
अगर ये बयान आने के बाद यहाँ पे फिर से एक बार ऐसा हो रहा है कि पिछड़ा जाति के लोग और जो भी दलित है, आदिवासी है, वो लोगों के बीच में एकता आ रहा है और वो लोग जो है वो लोग एक हो रहे हैं। तो इससे खतरा उन लोग को है, क्योंकि उन लोग का जनसंख्या 10% है। उन लोग कौन लोग? उन लोग यानी कि वो लोग जो कि विदेश से आए हैं, जो आर्यन है, जो जिसमें ब्राह्मण है, भूमिहार है, लाला है, राजपूत है। और ये हम नहीं बोल रहे, राहुल सांकृत्यायन जो थे वो भी ब्राह्मण थे। उन्होंने एक किताब लिखा है, वोल्गा टू गंगा। फिर बाल गंगाधर तिलक, वो भी ब्राह्मण थे, वो भी काफी बार बताया है। अगर हम साइंटिफिकली अगर देखेंगे तो राखी गढ़ी का जो डीएनए रिपोर्ट है वो भी बताता है कि वो लोग बाहरी है। क्योंकि यहाँ के जो लोग थे उनका तो नाक चपटा था, होठ मोटा था, रंग सांवला था, बाल घुंघरेला था। तो यहाँ के वो लोग हुए कैसे? यहाँ के अच्छा, नहीं। तो आपका कहना है कि वो जो बयान बिहार के शिक्षा मंत्री का आया रामचरितमानस को लेकर, उस बयान से जो एकजुटता बढ़ रही थी दलित पिछड़ा आदिवासियों के बीच में, उसको डाइवर्ट करने के लिए, डाइवर्ट करने, लेकिन इसका जो रिएक्शन था वो उल्टा हो गया। ब्राह्मण लोग एकजुट होकर ट्विटर पे ट्रेंड चला दिए कि मोहन भागवत माफी मांगो, ऐसा हुआ। तो फिर बदल गए, लोगों ने कह दिया कि पंडित, मतलब मोहन भागवत के जो लोग थे, जो वक्ता के तौर पर आए कई लोग, उन्होंने कह दिया कि मोहन भागवत ने बयान जो दिया है उसका मतलब पंडित मतलब शिक्षित ज्ञानी लोग। नहीं, ठीक है, पंडित अगर आप शिक्षित को मानते हैं तो उस हिसाब से तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सदन में जो संविधान सभा का जो गठन हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा शिक्षित थे, तो उनके नाम के आगे में क्यों नहीं पंडित अंबेडकर लगता है? जयपाल सिंह मुंडा के नाम, जयपाल सिंह मुंडा के नाम पे क्यों नहीं, नाम के आगे क्यों नहीं लगता है? पंडित नहीं लगता। ऐसे कई नाम। हाँ, ऐसा बहुत सारा नाम है। ऐसा थोड़ी नहीं कि सिर्फ दीनदयाल उपाध्याय के नाम के ही आगे पंडित लग सकता है, जबकि उनका कंट्रीब्यूशन देश के लिए कुछ भी नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय के नाम के आगे लगता है, मदन मोहन मालवीय के नाम के आगे लगता है, नेहरू के नाम के आगे लगता है। तो और ये लोग जाति से भी पंडित, हाँ, जाति से भी थे। तो वो तो हालांकि वो तो ब्राह्मण को ही टारगेट करके बोले थे, लेकिन जो रिस्पांस था वो नेगेटिव आ गया, इस वजह से जो है बयान में चेंज फंसने के बाद जो है बदलना। अच्छा, तो आप लगातार ये बात सोशल मीडिया में भी लिखते हैं कि 2029 में हम प्रधानमंत्री बनेंगे। कैसे संभव है इस देश के? देखिए, प्रधानमंत्री बनना संभव है क्योंकि ये लोकतंत्र है और 135 करोड़ जनसंख्या अगर देश का है तो जो भी भारत का नागरिक है 25 साल से अधिक उम्र का है और तो वो क्यों नहीं चुनाव लड़ सकता? लड़ सकता। दो प्रस्तावक लेकर के लोकसभा का चुनाव लड़ना है, जीत करके फिर वहां पे दावेदारी पेश करना है प्रधानमंत्री का। हाँ, ये है कि 273 सांसद का समर्थन चाहिए होगा। तो अब तक जो है देश में अलग अलग राज्यों में लोग जान रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाला समय में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मतलब आप 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे ये भी दावा करते हैं? हाँ, करते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। अरे अभी वाले जो प्रधानमंत्री है उनके पास कुछ नहीं है। मेरे पास तो 2 पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री है, वो फर्जी डिग्री लेकर के आए हैं और चाय वाला खुद को बोलते हैं, जबकि अगर चाय वाकई में बेचे हैं तो वो केतली तो म्यूजियम में रखना चाहिए था ना, कि प्रधानमंत्री इस केतली से चाय बेचे। तो वो तो सिर्फ झूठ बोल करके जो है सत्ता में आए हैं और लोगों का इमोशन के साथ खेलते हैं, मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। और हम जब बनेंगे तो हम काम की बात करेंगे, मन की बात नहीं। इतनी बड़ी पार्टी है तभी प्रधानमंत्री वो बन पाए हैं। ऐसे तो नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जो है चंद्रशेखर जी को भी देखे हैं और भी प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके पास 30-40 ही सीट था, लेकिन और भी अन्य संगठन मिल करके समर्थन दे करके उनको प्रधानमंत्री चुना गया है। तो वीपी सिंह जी भी जिस वक्त में थे उस वक्त में भी भाजपा और वामपंथ दोनों जो है बाहर से समर्थन दे करके, क्योंकि उस समय कांग्रेस को रोकना जरूरी था। और अब जो है समय की मांग है कि अब भाजपा को जो है रोकना जरूरी है, क्योंकि पहला जो 5 साल था 2014 से 2019 तक, तो उसमें जो है ये लोग पोलराइजेशन किए जितना हद तक हो सकता था। अब किस चीज का पोलराइजेशन? धर्मों के बीच में बंटवारा किया गया, क्योंकि उनका जो विचारधारा है वो तो यही है कि हिंदू लोगों को एक करके उनका वोट लिया जाए। तो खुद कह भी देते हैं वो लोग, कई बार कई विधायक सांसद इस बात को कहते हैं। रांची के जो विधायक हैं सीपी सिंह भाजपा से हैं, खुलेआम कहते हैं कि हमको हिंदुओं का ही वोट सिर्फ चाहिए। हाँ, और ये जो है उसमें ये लोग सफल भी हो रहे हैं। जो भी
कम्युनल भावना डालना था वो 2014 से 19 के बीच में ये लोग किए। अब 2019 से 2024 के बीच में जो है पूंजीवाद को बढ़ावा दिए, और अब जो 2024 से 2029 तक ये लोग जीत के आते हैं तो फिर फासीवाद के तरफ में देश चला जाएगा। फिर श्रीलंका या नेपाल वाला हाल होगा, पाकिस्तान वाला हाल होगा, और प्रधानमंत्री जो है वो विदेश तो भाग जाएगा। गलत है क्या हिंदूवादी पार्टी होना? नहीं, हिंदूवादी पार्टी होना गलत नहीं है, लेकिन हम तो मानते हैं कि भाजपा जो है वो हिंदू विरोधी पार्टी है। वो तो सिर्फ मीडिया में ऐसा दिखाती है ना, पोलराइज करने के लिए, लोगों का वोट देने के लिए। लेकिन हम कैसे बोल दे कि ये हिंदूवादी पार्टी है? जब यहाँ के दलित जब सवाल करते हैं तो उनको नक्सली बोल दिया जाता है। यहाँ के जब आदिवासी सवाल करते हैं तो उनको नक्सली बोल दिया जाता है। यहाँ के जब पिछड़े जो पंजाबी है वो जब आंदोलन करते हैं तो उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। तो मतलब हिंदूवाद का चेहरा सिर्फ चुनावी राजनीति का है? हाँ, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। ये लोग तो दलित को भी और आदिवासी को भी हिंदू बोलते हैं, तो फिर जब दलित के उत्पीड़न का मामला आता है तो क्यों नहीं ये लोग सड़क पे उतरते हैं? कभी नहीं उतरते हैं। लेकिन वही अगर स्वर्ण जाति की किसी के साथ अगर कुछ हिंसा होता है तो उसमें ये लोग फ्रंट में आते हैं। आप दुमका का उदाहरण देख सकते हैं, अंकिता सिंह। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे, उसमें हम लोग भी उतरे थे, लेकिन आप बाकी में भी उतरिए। ठीक है, संजली को जो जलाया गया था उसमें भी आपको उतरना चाहिए था। अभी एक डॉक्यूमेंट्री आई है बीबीसी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर। गुजरात के समय का मामला है, उस चीजों को लेकर मोदी क्वेश्चन ऐसे करके ऐसा कुछ है ना। उस पर बहुत विवाद चल रहा है देश के अंदर, बैन करने और ब्रॉडकास्टिंग पर रोक लगा भारत के अंदर, और जेएनयू जामिया जैसे यूनिवर्सिटी में तो उसको दिखाया जा रहा है तो उस पर भी बवाल चल रहा है। क्या कहते हैं? देखिए, वो जो है पोल खोल है। बीबीसी जो है वो इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पे जो है इन लोगों का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इंडिया का तो जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया था तो उसको तो ये लोग बिल्कुल अपने मुट्ठी में रखी है। और ऐसा नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया पहले भी कांग्रेस के वक्त में भी कांग्रेस के लिए जो भी सत्ता में रहा उनके लिए वो काम किया, और अभी जो है अभी वाला जो मेन स्ट्रीम है वो भाजपा के लिए कर रहा है। लेकिन बीबीसी जो है वो इंटरनेशनल मीडिया है। तो वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाया, और उस डॉक्यूमेंट्री में मैं 2 पार्ट देखा हूं, पहला और दूसरा पार्ट। तो पहला पार्ट में जो पोस्ट गोधरा राइट जो हुआ था, ठीक है, तो उसमें तो साफ है कि एक आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट जी भी जो है एक अपना बयान में बोले थे कि जिस वक्त में ऐसा हो रहा था तो उस वहां के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, और वो बोले थे कि हिंदुओं को गुस्सा निकालने दो, लोग मरते हैं तो मरने दो। और ऐसा जो है काफी सारे डीसी लोगों को ये बोला गया था कि उन लोगों को गुस्सा निकालने दो। ठीक है, तो वो तो आरोपी है ना। देखिए, कहीं भी वार होता है तो वार होना चाहिए 2 सैनिक के बीच में। आम आदमी का अगर जान जा रहा है तो एक आम आदमी का भी जान उतना ही कीमती है जितना प्रधानमंत्री का है। तो अगर मुसलमान में भी अगर आम मुसलमानों का जान गया जिनका उस हिंसा से कोई लेना देना नहीं था, तो ये गलत है, ये बिल्कुल क्राइम है। और उसका पार्ट 2 में जो है एनआरसी और सीएए वाला मामला को दिखाया गया है। तो एनआरसी और सीएए में भी ऐसा दिखाया गया ना कि पेपर जो है सिर्फ मुसलमानों को ही दिखाना होगा और किसी को नहीं दिखाना होगा, और अगर नहीं दिखा पाएंगे तो उनको जो है रेफ्यूजी घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे तो संविधान में जो सेक्युलरिटी है वो खत्म हो गया ना। जब किसी एक धर्म का बात हो गया तब तो ये पंथ निरपेक्ष रहा ही नहीं। तो ये संविधान को चोट देने वाले और मानवता के भक्षक लोग हैं ये लोग। अच्छा, आप ये जो बात कर रहे हैं कि संविधान में जो सेक्युलरिटी है या जो समानता की बात है, सभी धर्मों को समान, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की जो बात है उस पर चोट है। 26 जनवरी का परेड देखा था आपने इस बार? हाँ, देखे थे। 26 जनवरी के परेड में लगभग 11 राज्य का जो झांकी निकला, मतलब 17 टोटल राज्य और 6 ये क्या बोलते हैं मिनिस्ट्रीज का। ये डाटा इधर उधर हो सकता है लेकिन यही चीजें। 11 राज्य के झांकियों में सिर्फ धर्म को फोकस किया गया, वहां के मंदिरों को फोकस किया गया। झारखंड से बाबा धाम को फोकस किया गया। तो भारत के लोकतंत्र में जब आप गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतांत्रिक देश में गणतंत्र दिवस मनाते हैं और उस वक्त सिर्फ एक धर्म के प्रतीक को दिखाते हैं, तो फिर तो वो जो लोकतंत्र पर हमला है या धर्मनिरपेक्षता पर हमला है, उस पर तो दिखता ही है। देखिए, भारत जो है इतना प्रोग्रेसिव इसलिए है क्योंकि ये पंथ निरपेक्ष है। अगर अभी आप देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भी जितने भी इस्लामिक कंट्री है उन लोग का कंडीशन आप देख लीजिए, वो इसलिए पीछे है क्योंकि वो लोग जो है एक रिलीजन को लेकर के और कट्टरता को लेकर के चले हैं। लेकिन हम लोग का देश का खूबसूरती ही जो है वो सेक्युलरिटी है। लेकिन अगर सिर्फ
26 जनवरी का परेड में अगर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मंदिरों को दिखाया जाता है, मस्जिदों को नहीं दिखाया जाता है, गुरुद्वारों को नहीं दिखाया जाता है, गिरजाघर घरों को नहीं दिखाया जाता, तो ये तो जो है ये आप फ्रंट लाइन में आकर के दिखा रहे हैं कि अब जो है हम लोग इस शब्द को जो है धूमिल कर चुके हैं। अब इसमें संविधान में सिर्फ ये नाम मात्र का रह हिंदू गया। राष्ट्र की ओर भी बढ़ रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ना फिर वही होगा जो पाकिस्तान में भी हो रहा है। वहां पे तो आटा के लिए तो मारामारी भाई हो बड़ी रहा है। आबादी हिंदुओं की है, तो आप नहीं चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने? नहीं, आप उदाहरण देख लीजिए ना, जितना भी इस्लामिक कंट्री है वहां पे आप देख लीजिए, वहां पे जो है वो लोग बहुत पीछे रह गए हैं, क्योंकि वहां पे जो है प्रमुखता सिर्फ और सिर्फ धर्म को दिया जाता है। तो अगर किसी भी देश में प्रमुखता सिर्फ और सिर्फ धर्म को दिया जाएगा तो वो विनाश की तरफ ही वो देश जाएगा। आप प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, बड़ी आबादी जिनकी है, आप उनके राष्ट्र को नहीं मानते हैं, कैसे बनिएगा? देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है वो 135 करोड़ अगर जनसंख्या है तो हम हर एक लोगों के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे। और किसी भी देश का विकास और किसी भी देश का उन्नति को अगर मापना हो तो उस देश में जो माइनॉरिटी का जो हाल है, स्टेटस है, और जो डिप्रेस्ड कम्युनिटी का स्टेटस है, SC ST OBC, इन लोगों का, इन चीजों को देख करके ही, और महिलाओं को, ये 4 चीज को देख करके ही हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी देश कितना आगे है, कितना प्रोग्रेसिव है, कितना विकास है। अगर हम लोग का देश में अगर माइनॉरिटी खतरे में है तब तो फिर वही बात ना होगी, हम लोग बांग्लादेश को कोसते हैं, पाकिस्तान को कोसते हैं कि वहां पे हिंदुओं को सताया जाता है। तो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड में जो मैसेज आएगा वो तो यही ना जाएगा कि इतना बड़ा देश में इतना बड़ा जनसंख्या हिंदुओं का है, फिर भी जो है मुसलमानों का अधिकारों का हनन किया जाता है, आदिवासियों का अधिकारों का हनन किया जाता है, दलितों का अधिकारों का हनन किया जाता है। तो ये इंटरनेशनल मीडिया में जो है देश का बदनामी होगा, UNO में जो है देश का बदनामी होगा। अंतिम सवाल की ओर पहुंचते हैं हम लोग, लंबी बातचीत हो गई हमारी। आप जो कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में, संभावनाएं शायद कम हो, नहीं भी हो, लेकिन अगर कुछ भी हो सकता है, 29 में राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अगर बनते हैं, देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या करेंगे? क्योंकि वो अब आम आदमी की पहुंच से दूर है, अगर बेहतर शिक्षा चाहिए। देखिए, एक फिल्म था, कर्नल नाम था शायद, वो साउथ इंडिया का एक साउथ इंडियन मूवी था। तो उसमें एक डायलॉग था, वो बहुत ही अच्छा डायलॉग था कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो आपका पैसा कोई छीन सकता है, अगर आपके पास ढेर सारा जमीन है तो वो जमीन भी छीन सकता है, लेकिन अगर आप शिक्षित हैं तो आपका शिक्षा को कोई नहीं छीन सकता। और अगर कोई अगर शिक्षित है तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है और अत्याचारों के खिलाफ आवाज भी उठा सकता है। तो शिक्षित होना जो है वो बहुत ही जरूरी है। बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो देश में सबसे जरूरी चीज जो है वो है शिक्षा। और शिक्षा के लिए काम करने के लिए तो अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं बहुत सारे क्रांतिकारी बदलाव लाऊंगा। अगर कोई सरकारी स्कूल चल रहा है तो वहां पे जितने भी सरकारी टीचर हैं उन लोगों को एक्स्ट्रा काम दिया जाएगा कि आपको सर्वे भी करना है अपने गांव में, या अगर आप शहर में है तो अपने वार्ड में जाके सर्वे करना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं और उन लोगों को कैसे स्कूल से जोड़ा जाए। तो इसके लिए भी जो है हम लोग जो है कुछ योजना ला सकते हैं, कुछ अलाउंसेस दे सकते हैं कि अगर 10वां पास करा दिया जाए तो हम जो है ये सरकार की तरफ से देंगे। तो इस तरह से हम जो है शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। तो तुषार थे हमारे साथ, 2029 में खुद को प्रधानमंत्री का दावेदार बताते हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे भी कहते हैं, संभावनाएं हैं कहते हैं। कई मुद्दों पर हमने बात की, जाति को लेकर बात की, धर्म को लेकर बात की, देश के वर्तमान हालात को लेकर बात की, कई मुद्दों पर बात की। बेबाकी से इन्होंने अपनी बातों को रखा है। हम कोशिश करेंगे और कई साथियों के साथ ऐसे ही कई और मुद्दों के साथ हम मिलें, जुड़ें, बातचीत करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पे हमारे पेज को फॉलो कर दें, इस वीडियो को पसंद करें तो अपने दोस्तों को भी साझा करें। अगर यूट्यूब पर हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें हमें। बाकी हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार, हम लोग धन्यवाद आपका भी।